नमस्कार, यू आर मोस्ट वेलकम। मेहनत करते हुए तू जरा सा सब्र कर ले, तू जरा सा सब्र कर ले, इम्तिहान अभी जारी है। तू जरा सा सब्र कर ले, इम्तिहान अभी जारी है। एक दिन ऐसा आएगा कि वक्त कहेगा अब तेरी बारी है। वक्त कहेगा अब तेरी बारी है। आइए हम लोग आधुनिक इतिहास श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और लगभग हमारी तरफ से आधुनिक इतिहास समाप्त होने को है। तो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है। हरिपुरा गुजरात में पड़ता है। तो उस समय बम्बई प्रांत का हिस्सा था, वर्तमान में गुजरात में है। तो हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में सुभाष चंद्र बोस ने मतलब कांग्रेस ने जो कार्य किया, मेघनाथ साहा की मतलब सलाह पर, मेघनाथ साहा वैज्ञानिक भी थे, बाद में लोकसभा सदस्य भी बने। मेघनाथ साहा की सिफारिश पर या सुझाव पर सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया और उसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया। और जो कार्य किया, एक और कार्य किया कि अब कांग्रेस देशी रियासतों में प्रजामंडलों के माध्यम से हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। कहने का मतलब, प्रजामंडल का मतलब होता है कि ये 1930 से 40 के बीच ये बात प्रखर हुई कि जो देशी रियासतें थी ब्रिटिश हुकूमत के अधीन, उस समय यानी वो तो अधीन थी लेकिन उनका स्वायत्त शासन था। तो प्रजामंडल बने हुए थे, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते थे, आंदोलन करते थे। तो प्रजामंडल बना हुआ करते थे। तो कांग्रेस ने निर्णय लिया हरिपुरा अधिवेशन में कि अब प्रजामंडलों के माध्यम से हम देशी रियासतों में भी हस्तक्षेप करेंगे। इन बातों को नोट करें थोड़ा सा। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र मैं एससी बोस लिख रहा हूं, मतलब सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने मेघनाथ साहा के सुझाव पर राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। और इसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। और साथ में मेघनाथ साहा को तकनीकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया। वैज्ञानिक थे, तकनीकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो अब ये जो राष्ट्रीय योजना समिति है, इस सुभाष चंद्र बोस ने इसका गठन किया था और कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में ये बात आई और इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया जवाहरलाल नेहरू को। और यही चल के हम आगे आज़ाद भारत में, यानी जब अपना संविधान लागू हो जाता है, इसके बाद जो योजना आयोग बना उसके लिए इसने नींव प्रदान किया और अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाया गया। तो मेघनाथ साहा को तकनीकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया।
ये पॉइंट्स आपको एग्जाम में हूबहू मिलते हैं। और प्रजामंडलों के माध्यम से कांग्रेस ने प्रजामंडलों के माध्यम से देसी रियासतों, जब देश आज़ाद हुआ उस समय लगभग 562 देसी रियासतें थी, तो माध्यम से देसी रियासतों में भी हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। तो इतनी बात आपको नोट करनी है यहाँ पे, ये पॉइंट इसको नोट कर लीजिए फटाफट। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप इसको पास करके भी नोट बना सकते हैं। मैं आगे बढ़ूं, फिर साथ साथ लिखते भी चलेंगे आप लोग। अब कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन के बाद त्रिपुरी अधिवेशन होता है। वर्तमान मध्य प्रदेश में ये जगह पड़ती त्रिपुरी, इसे त्रिपुरी संकट के नाम से भी इतिहास में जाना गया। इसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। हालांकि अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए पहले तो नामांकन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी किया था, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपना नामांकन वापस ले लिया। गांधी जी ने जब नामांकन वापस ले लिया अबुल कलाम आज़ाद ने, तो गांधी जी ने पट्टाभ सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस के कह सकते हैं कि विरुद्ध प्रत्याशी के तौर पर उतार दिया, यानी अध्यक्ष की दावेदारी के लिए। लिहाजा उसमें वोटिंग हुई, सुभाष चंद्र बोस जीत गए और सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी में अध्यक्ष बनते हैं। तो गांधी जी ने कहा यह पट्टाभ की हार नहीं, मेरी हार है। यानी महात्मा गांधी ने अपनी हार को यहाँ कहा, अपनी पराजय को माना, और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के असहयोग रवैये को देखते हुए, असहयोगात्मक रवैये को देखते हुए अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि जब त्रिपुरी संकट, इसे त्रिपुरी संकट भी बोलते हैं, जब त्रिपुरी संकट आया तो फिर सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद अध्यक्ष कौन बना? तो शेष समय के लिए अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। तो इन बातों को हम लोग नोट कर लेते हैं फटाफट। हम लोग अब बात करेंगे कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939। ये तो 38 में था और 39 लगातार सुभाष चंद्र बोस दोनों बार अध्यक्ष बनते हैं। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन ये 1939 में हुआ। ये प्रश्न बहुत बार यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है और सभी एक जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, इसे त्रिपुरी संकट भी कहते हैं। अभी आप जान जाएंगे त्रिपुरी संकट क्यों कहते हैं। त्रिपुरी संकट भी कहा जाता है। अध्यक्ष इसके सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। मौलाना अबुल कलाम
इनका पूरा नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, के नामांकन वापस लेने पर, के नामांकन वापस लेने के बाद गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को प्रत्याशी बनाया, को उम्मीदवार बनाया। बावजूद इसके भी फिर भी कह सकते हैं, फिर भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष इसके बावजूद भी चुने गए। यह पट्टाभ की हार नहीं बल्कि मेरी हार है। ये किसने कहा है? इसको कहा है गांधी जी ने। ये स्टेटमेंट पूछा जाता है, गांधी जी का ये वाक्य है। अब होता यह है कि गांधी जी के इस असहयोगात्मक रवैये को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी के असहयोगात्मक रवैये के कारण दुखी होकर सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा दे दिया। शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। मतलब जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया, जब तक कि रामगढ़ अधिवेशन नहीं हो जाता 1940 में, तब तक के लिए जो शेष समय के लिए सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के कारण शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। और अब होता ये है कि सुभाष चंद्र बोस चले जाते हैं, निकल जाते हैं कांग्रेस से, पद से भी इस्तीफा देते हैं और कांग्रेस से भी इस्तीफा देते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस, मैं यहाँ लिख दूँ, ऊपर ही यहीं लिख देता हूँ। सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई, ये डेट थोड़ा सा याद रखना होता है, 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन बनाया, नामक संगठन की स्थापना की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन सुभाष चंद्र बोस ने बनाया। इस बात को आप लोग नोट कर लें।
नोट कर लिया होगा आप लोगों ने लिखते लिखते भी। और कुछ बात हम लोग, रामगढ़ अधिवेशन होता है मार्च 1940 में। इसे मार्च प्रस्ताव भी कहा गया। कांग्रेस, मतलब उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। कांग्रेस ने शर्त रखी, एक सशर्त प्रस्ताव रखा ब्रिटिश हुकूमत के सामने। कहा कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में आपकी मदद करेंगे, हम भारतीय दूसरे विश्व युद्ध में आपकी मदद करेंगे, लेकिन इस शर्त पर कि आप हमें पूर्ण स्वतंत्रता दे देंगे और अंतरिम कैबिनेट का गठन करेंगे। तो हालांकि इसके जवाब में उस समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। उसने एक कांग्रेस के सामने एक प्रस्ताव रखा, एक शर्त रखी 8 अगस्त 1940 को, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। यानी मार्च प्रस्ताव के अगेंस्ट में लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव रखा 8 अगस्त 1940 को। उस प्रस्ताव में शर्त थी कि यदि भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ देते हैं तो पहली बात कि हम वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे, अर्थात भारतीयों की संख्या वायसराय की कार्यकारिणी में बढ़ा दी जाएगी। और दूसरी बात कि एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन करेंगे और कहा कि युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय भी शामिल होंगे। लेकिन ये बात कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दी। कांग्रेस ने वायसराय की कार्यकारिणी में विस्तार किया जाएगा, इसका मतलब मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी, इसलिए कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। और मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव को खारिज इसलिए कर दिया कि उस अगस्त प्रस्ताव में कहीं भी पाकिस्तान शब्द की चर्चा नहीं की गई। इसके एवज में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हो जाता है। तो चलिए इस बात को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हुए मिटा रहे हैं इसको। और आप टिप्पणी भी करते रहें, इसमें क्या दिक्कत आती है, नोट करने में जल्दी होता है या स्लो होता है, हमें रफ्तार बढ़ानी चाहिए, क्या आप जो जैसा कहेंगे उसी अनुसार हम चलेंगे। देखिए, तथ्यों पर जाइए। एग्जाम ग्लैमर से नहीं निकलता कि बहुत हवा बना दिया जाए या बहुत सारा डिजिटल बोर्ड रहे तब हम करेंगे, या फिर तथ्य कम दिया जाए। तो ईज ऑफ कंफर्ट, मतलब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तभी आपका एग्जाम निकलेगा। आराम से कोई परीक्षा थोड़ी निकलती है। यदि मैं ही ग्लैमर से पढ़ाऊँ, कम तथ्य लिखूँ और थोड़ा सा ग्लैमर जल्दी जल्दी बताऊँ तो आपको आनंद लगेगा, लेकिन आनंद से कोई परीक्षा निकलती है क्या? अधिक से अधिक तथ्यों की तैयारी होनी चाहिए। और मैं ये कहूँगा, क्लास आप करिए, किताब का तो अध्ययन करना ही चाहिए। खास करके सिविल सर्विसेज में ये कोई वनडे एग्जाम तो नहीं है, वनडे एग्जाम तो आपकी क्लास से ही पर्याप्त हो जाएगा, लेकिन सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए। अगर कोई टीचर ये कहता है कि सारी बातें हमारे ही एग्जाम से हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं वो सही बात नहीं बोल रहा है। बिना स्वाध्ययन के आदमी का, मतलब ये कहूँ कि मैं एक प्रतियोगी का कार्यक्रम पूरा नहीं होगा। हम लोग रामगढ़ अधिवेशन की बात करें और देखें, धैर्य धना ही साधवा, जिसके पास धैर्य है वही कोई इतिहास रचता है। जब कोई व्यक्ति सिविल सर्विस में पदार्पण करता है प्रतियोगी परीक्षा में, तो पहले ये जान लेता है कि मुझे, पहले तो ये डर समाप्त हो जाए कि फेल होने का डर है, और आप युद्ध जीतने के लिए लड़ोगे। युद्ध में विजय मिलेगी, हार मिलेगी, आपके हाथ में नहीं है। आप अपना, मतलब कहें कि सर्वश्रेष्ठ दीजिए। चले, रामगढ़ अधिवेशन, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। देखिए, उस समय ये बिहार में था, लेकिन वर्तमान समय में ये रामगढ़ जो है झारखंड में है, और ये हुआ 1940 में, मार्च 1940 में, मार्च 1940 में।
अब जरा इस घटना को देखिए, ये मार्च 1940 में हुआ, इसे मार्च प्रस्ताव भी कहा जाता है। इस अधिवेशन को मार्च प्रस्ताव कहा गया, मार्च प्रस्ताव, मार्च प्रस्ताव भी कहा जाता है। इसमें कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख, या वायसराय के सम्मुख कह सकते हैं, ब्रिटिश सरकार के सामने सशर्त प्रस्ताव रखा। ब्रिटिश सरकार के कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष सशर्त प्रस्ताव रखा और शर्त क्या थी? हम द्वितीय विश्व युद्ध में सहायता करेंगे यदि वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमें आज़ादी मिलेगी, हमें स्वतंत्रता मिलेगी और अंतरिम कैबिनेट का गठन किया जाएगा। भारतीयों ने कहा, कांग्रेस ने कहा कि अगर हमें आप सरकार बनाने देंगे, हमें आज़ादी देंगे, तो हम द्वितीय विश्व युद्ध में हम भारतीय आपकी मदद करेंगे। तो नोट कर लीजिए इसे फटाफट, और आप अपनी मर्जी से इस बात को नोट करेंगे कि हमें, मेरी बात समझते हुए, और अब जब मार्च प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के सामने जाता है, उस समय भारत का वायसराय था, तो इसके जवाब में वायसराय लिनलिथगो ने कांग्रेस के सामने एक प्रस्ताव रखा, उसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। उसने कहा कि यदि भारतीय हमारा साथ देते हैं तो हम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करेंगे और संविधान निर्मात्री सभा का गठन करेंगे और युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय भी शामिल होंगे। यानी जो युद्ध में सलाह देने के लिए एक समिति बनेगी, उसमें अब तक बिना भारतीयों से पूछे हमने शामिल किया, लेकिन आपकी भी सलाह ली जाएगी। तो तमाम बातों को हम नोट करते हैं, इस बात को मिटाते हुए मार्च प्रस्ताव, याद रखना कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में जो प्रस्ताव रखा गया उसी को मार्च प्रस्ताव कहा जाता है। और इससे ये भी याद रहेगा कि मार्च 1940 में हुआ। ध्यान देना कि 40 में कई घटनाएं हुई, उन्हीं घटनाओं को एक कह देगा कि इनका कालानुक्रम बैठाइए। तो पहले आया मार्च प्रस्ताव, अब मार्च प्रस्ताव के समक्ष या उसके अगेंस्ट अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, और यह आया 8 अगस्त को रखा गया, ये तिथि याद है, 8 अगस्त 1940।
ये पूछेगा किसके द्वारा रखा गया, तो अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिन लिथगो, वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो के द्वारा कांग्रेस के समक्ष कांग्रेस के समक्ष रखा गया, क्या रखा उन्होंने, और प्रस्ताव में शामिल शर्त थी, प्रस्ताव में शामिल शर्तें क्या थी। कहा कि यदि भारतीय वर्ल्ड वार सेकेंड में हमारा साथ देते हैं, यदि भारतीय, अब यहाँ भारतीय और कांग्रेस दोनों की बात ले लेंगे आप लोग, भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वार सेकेंड में हमारा साथ देते हैं, तो क्या, पहली बात कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा। इसका मतलब कि भारतीयों की संख्या वायसराय की कार्यकारिणी में बढ़ जाएगी, यानी बढ़ा दी जाएगी। अर्थात ये मैं क्लियर भी कर दूं ताकि आप भूलें ना, अर्थात भारतीयों की संख्या परिषद में बढ़ जाएगी। एक शर्त थी। दूसरी, युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय भी शामिल होंगे। युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय भी शामिल होंगे। और तीसरी बात, एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। ये बातें मार्च प्रस्ताव में जो मांगे रखी गई थी उसको ना मानते हुए लॉर्ड लिन लिथगो ने कांग्रेस के सामने ये बातें रखी, कही कि ये हमारी शर्त है अगर आप हमारा साथ देते हैं। तो इस बात को नोट कर लीजिए। तो अगस्त प्रस्ताव में आपने बात देखी। अब होता ही है कि अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि कार्यकारिणी विस्तार से कहीं लीग के सदस्यों की संख्या न बढ़ जाए, तो इसलिए कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। और वहीं पे मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया, कहा कि इसमें पाकिस्तान की कोई चर्चा ही नहीं की गई है। तो जब दोनों ने, मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसका प्रस्ताव का बहिष्कार कर दिया यानी अस्वीकार कर दिया, तो अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत होती है 17 अक्टूबर 1940 को।
तो चलिए इसे हम मिटाते हैं। अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस तथा लीग का मतलब मुस्लिम लीग, दोनों ने अस्वीकार कर दिया। इतनी बात यानी कारण मैंने बताए थे, कारण यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है कि कार्यकारिणी में वायसराय कार्यकारिणी विस्तार किया जाएगा, तो इनको डर था कहीं लीग के सदस्यों की संख्या में बढ़ जाए। अब मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें स्वीकार नहीं, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की चर्चा नहीं की गई, सॉरी। अच्छा, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह, गांधी जी का सत्याग्रह बहुत बड़ा हथियार था। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू। और व्यक्तिगत सत्याग्रह कब आया, ये बात देखें। व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसको हेडिंग कर देते हैं, आया 17 अक्टूबर 1940। अब अभी आपने देखा कि लगातार 3 घटनाएं 1940 में हमने आपको बताया कि एक तो मार्च प्रस्ताव आया, फिर अगस्त प्रस्ताव आया, और इसके बाद यहाँ व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों आया? अगस्त प्रस्ताव के विरोध में। इसका उद्देश्य क्या था? लोगों को दिल्ली की ओर कूच कराना, मतलब दिल्ली की ओर बढ़ने के लिए कूच कराना। ये बात याद रखेंगे कि इसका उद्देश्य था लोगों को दिल्ली की ओर कूच कराना। इसे दिल्ली चलो भी कहा गया। इसे दिल्ली चलो कहा गया, दिल्ली चलो भी कहा गया। गांधी जी ने आह्वान किया कि जो व्यक्ति जहां पर है वहीं पर लोगों को संबोधित करे। गांधी जी ने कहा, जो व्यक्ति जहां पर है, जहां पर भी है, वहीं पर लोगों को संबोधित करना शुरू करे। और तब तक संबोधित करे, जब तक गिरफ्तार ना हो जाए। तो
इस प्रकार प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। उन्होंने पवनार आश्रम से शुरुआत की। इसको नोट कर लीजिए, तब आगे हम लिखते हैं। तो इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। जो दिल्ली चलो कहा गया है, हमने लिखा, आप दिल्ली चलो आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। तो उसी अगस्त प्रस्ताव के विरोध में जब व्यक्तिगत सत्याग्रह आया, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही दिल्ली चलो आंदोलन कहा गया। तो आप इसको रोक करके नोट बना लेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली चलो आंदोलन में जो प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, महाराष्ट्र में पवनार आश्रम से उन्होंने शुरू किया। तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही नेहरू जी, तृतीय यानी तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त और चौथे प्यारेलाल, पंचम सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो खास करके दो ही लोगों का नाम पूछा जाता है, लेकिन डिटेल जानते रहिए, कब कंपटीशन का मिजाज बदल जाए कोई नहीं जानता। तो मैं इसे मिटाना चाहूँगा। प्रथम सत्याग्रही, प्रथम सत्याग्रही, ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। ये हैं आचार्य विनोबा भावे, विनोबा भावे, और इन्होंने पवनार आश्रम से शुरू किया था, पवनार आश्रम, और ये पड़ता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सबसे पहले शुरुआत अगर कोई पूछे कहाँ से हुई, तो पवनार आश्रम से हुई, महाराष्ट्र के पवनार से। दूसरे सत्याग्रही यानी द्वितीय सत्याग्रही, सत्याग्रही नाम थोड़ा सा जान लें, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तीसरे थे ब्रह्मदत्त। इनका नाम इसी क्रम में पूछा जाता है, हालांकि अभी तक जो पूछे गए हैं पहले और दूसरे ही पूछे गए हैं, लेकिन आप जानें तृतीय सत्याग्रही ब्रह्मदत्त, और चौथे सत्याग्रही यानी चतुर्थ सत्याग्रही, इनका नाम था प्यारेलाल। और पंचम जो थे, पंचम सत्याग्रही, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन बातों को आप नोट कर लेंगे। तो ये तो व्यक्तिगत सत्याग्रह था, जिसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। गांधी जी ने कहा कि जो व्यक्ति जहाँ वहीं पर संबोधित करना शुरू कर दे। अब एक घटना घटित होती है कि मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में उधर सुभाष चंद्र बोस जापान से संपर्क साधने लगे, और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और चीन के मार्शल चियांग काई शेक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर दबाव बनाया कि हमें जो है भारतीयों की मदद चाहिए, और आप सुभाष चंद्र बोस वहाँ जापान मदद करने को तैयार है, तो कहीं उल्टा न पड़ जाए दाव, इसलिए भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए कोई उपाय तलाशिए। तब विंस्टन चर्चिल ने क्या किया, 11 मार्च 1942 को एक आयोग बनाता है, या एक मिशन बनाता है, जिसे क्रिप्स मिशन कहा गया, स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। तो इसको भारत भेजा गया। 23 मार्च 1942 को ही भारत पहुंचता है क्रिप्स मिशन, और इसने अपनी रिपोर्ट जब सौंपी तो उसमें लिखा था कि अगर भारतीय इसमें मदद करते हैं, मदद तो कर ही रहे हैं, साथ में
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेट्स अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा, एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। तो तमाम इन बातों को इसको नोट कर लें आप। तो फटाफट नोट कर लीजिए। तो मिटाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट नाम था, तो रूजवेल्ट हम लिख रहे हैं, रूजवेल्ट तथा चीन के मार्शल च्यान नाम था, च्यांग काई शेक नाम था, ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल, पूरा नाम था विंस्टन चर्चिल पर दबाव बनाया कि जापान सुभाष चंद्र बोस का समर्थन कर रहा है और हमें युद्ध मतलब वर्ल्ड वार सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहायता चाहिए। अतः भारतीयों को विश्वास में लेना होगा। इस दबाव के चलते चर्चिल ने क्रिप्स मिशन भेजा। चर्चिल ने इस दबाव के चलते चर्चिल ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा। तो अब हम जो बात करेंगे क्रिप्स मिशन के बारे में, इसकी घोषणा इसने कब की, मैं कहूँ अगर क्रिप्स मिशन, अब हम धीरे धीरे आज़ादी की ओर बढ़ रहे हैं, क्रिप्स योजना कह देते हैं कहीं कहीं, यहाँ मिशन सब ठीक है, क्रिप्स मिशन, और इसके 3 बिंदु याद हमको। इसकी घोषणा कब किया कि हम पहले तो घोषणा कर दिया भारतीय थोड़ा शांत हो जाए, 11 मार्च, और ये मिशन आया था सीधे जान लें कि 1942 में। ज़्यादातर सवाल यही बनता है, लेकिन फिर भी आप जाने, घोषणा 11 मार्च 42 को हुई। भारत पहुंचा, ये मिशन जब भारत पहुंचा तो तिथि हो गई थी 23 मार्च, और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो 30 मार्च लग गया था।
23 मार्च 42। ये बातें सीधे आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब पहुंचा, तो आप कहेंगे 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। और इसका जो अध्यक्ष था, इसका नाम इसलिए क्रिप्स मिशन पड़ा कि इसका जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स। और प्रधानमंत्री उस समय ब्रिटेन का पीएम था विंस्टन चर्चिल। इन बातों को फटाफट नोट कर लीजिए। और ये क्रिप्स मिशन था, क्रिप्स प्रस्ताव क्या था, उसमें क्या क्या बिंदु थे, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। ऊपर आप साथ साथ लिख भी लिए होंगे, हम मिटाते हैं ऊपर से। तो ये तथ्यात्मक बिंदुओं को याद रखना, खास करके यही पूछा जाता है कि चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को भारत कब भेजा, या भारत, तो ये आया 23 मार्च को भारत आया, यही बात पूछी जाती है आपसे। और उस समय प्रधानमंत्री कौन था, विंस्टन चर्चिल था ही। ये मैंने इसलिए इस बात को लिख दिया यहाँ पे कि जैसे आप आईएएस का एग्ज़ाम देने जाते हैं या कोई मेंस एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो इनको थोड़ी भूमिका लिखने से बातें क्लियर होती हैं, और एमसीक्यू वाले प्रश्न जो हल करते हैं आप, उसमें मददगार साबित होगा। बाकी इनको फैक्ट में नहीं लिखा जाता है, कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव कहीं बहुत नहीं दिखा, तो हम मिटा रहे हैं इसको। प्रस्ताव के जो बिंदु थे, मैं ये कहूँगा कि प्रस्ताव के बिंदु, क्रिप्स प्रस्ताव के बिंदु, क्रिप्स प्रस्ताव के जो प्रमुख बिंदु थे, क्या क्या मतलब उसने प्रस्ताव रखा। ये कहा कि यदि भारत के लोग मदद करते हैं तो भारतीयों को शांत कराने के लिए इन्होंने पहले कहा कि डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट्स, या इसे अधिराज्य बोलते हैं हिंदी में, अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा। किसको, भारत को, का दर्जा दिया जाएगा। चलिए, एक बात भारतीय मान जाए। दूसरी बात कि भारत में राज्यों का संघ होगा, भारत में राज्यों का संघ बनाया जाएगा। तीसरी बात, युद्ध समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन किया जाएगा, यानी संविधान बनाने के लिए गठन किया जाएगा। तो भारतीयों ने कहा युद्ध के बाद क्यों, लिहाजा हमें इसी बात पर आपत्ति थी, ये युद्ध से पहले क्यों नहीं। तो नोट कर लीजिए इसको। और इसीलिए इस पर नीचे वाला नोट कर लिए होंगे, मिटा रहे हैं इसको। तो अब नेहरू जी ने डूबता हुआ जहाज कहा, डूबता हुआ जहाज कहा। और क्रिप्स
क्रिप्स को शैतान का वकील कहा। शैतान वो चर्चिल को कह रहे हैं यहाँ पे, शैतान का वकील कहा कि जो क्रिप्स आया है उस शैतान विंस्टन चर्चिल का वकील है, वकील कहा। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा या उत्तर तिथि चेक कहा। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड या इसे हिंदी में उत्तर तिथि बोलते हैं, उत्तर तिथि चेक कहा। नेहरू जी ने एक बात और जोड़ दी, नेहरू जी ने टूटता हुआ बैंक, तो गांधी और नेहरू दोनों मिला के लोग कहते हैं या डूबते हुए बैंक का, या डूबते हुए बैंक का, या टूटते हुए भी लिखा रहता है, बैंक का उत्तर तिथि चेक है। चेक है। तो ये उत्तर तिथि चेक वाली जो बात है इसको गांधी जी ने कहा है और डूबता हुआ बैंक नेहरू जी ने कहा है। तो इस तरह से क्रिप्स मिशन को भी हम भारतीय अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि इसमें प्रावधान था कि युद्ध के बाद, और हमने कहा युद्ध के पहले क्यों नहीं। तो इस तरह से ये बात आज का मतलब अध्ययन, या यूँ कहें कि आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन या अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका समय शुभ हो। नमस्कार।